बिहार की नई नीतीश सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री न होने की कमी आगे चलकर दूर हो सकती है। जहां ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम से सीमांचल की सीट पर जीतने वाले 5 में से 3 मुस्लिम विधायक पाला बदल सकते हैं। जी हां, एमआईएम ही नहीं बल्कि कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों पर भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की नजर है। वजह है कि बिहार चुनाव में भाजपा के 74 सीटें के मुकाबले में सिर्फ 43 सीटें पाने वाली जेडीयू अपनी संख्या बल को लेकर चिंतित है। वह दूसरे दलों के बागी विधायकों को लेकर संख्या बल के हिसाब से अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। जहां सूत्रों का कहना है कि एनडीए में शामिल सभी घटक दल संख्या बल को और बढ़ावा देने की कोशिश में है ताकि महागठबंधन से एनडीए के सीटों का फासला और बढ़ सके। जी हां, विधायकों के जेडीयू में जाने की आशंका से ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम चिंतित बताई जाती है। पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी अपने विधायकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। यही वजह थी कि जीत के बाद ओवैसी ने सभी विधायकों को हैदराबाद बुला लिया था। सभी विधायकों से लगातार संपर्क कर रहे ओवैसी उनकी पार्टी से जोड़कर ही रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जहां उधर कांग्रेस भी अपने 19 विधायकों के साथ कई वरिष्ठ नेताओं की बैठकें कराकर उन्हें पार्टी में रहने के लिए प्रेरित कर रही है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वह किसानों को उसकी फसल का 1.5 गुना दाम देगी। जी हां, इससे किसानों की माली हालात में सुधार होगा। लेकिन सरकार की यह घोषणा हकीकत में बदलती नहीं दिखाई दे रही है। जहां किसान अपने खरीफ फसल को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। इस साल सरकार ने सामान्य खरीफ धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। जी हां, इस एमएसपी पर धान क्रय की जिम्मेवारी पैक्स और व्यापार मंडल की होती है। क्रय प्रक्रिया इतनी देरी से होती है कि किसान इंतजार नहीं करते हैं और अपनी उपज औने पौने दाम पर बिचौलियों को बेच देते हैं। इस साल बाढ़ के बावजूद सीमांचल और मिथिलांचल में धान की पैदावार अच्छी हुई है। किसान धान के बाद अपने खेतों में आलू, मक्का और गेहूं की खेती करते हैं। यह खेती 15 अक्टूबर से शुरू हो जाती है। इसके लिए किसानों को अपनी उपज बेचकर अपनी अगली फसल के लिए खेतों की जुताई, खाद, बीज और कीटनाशकों का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन इस इलाके में धान क्रय केंद्र अब तक चालू नहीं हुआ है। लिहाजा किसान 1150 से 1200 रुपए क्विंटल की दर से धान बेचकर उस पूंजी से रबी की खेती कर रहे हैं। जी हां, बिचौलिया जिस कीमत पर किसानों से धान खरीद रहे हैं उससे किसानों को लागत पूंजी के अनुपात में प्रति एकड़ 4000 से 4500 रुपए का नुकसान हो रहा है। 28 नवंबर को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नामक वैक्सीन का इंडिया में तीसरा फेज का ट्रायल कर रही है। जी हां, जबकि इस वैक्सीन को बनाने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने अन्य देशों में तीसरे फेज का ट्रायल खत्म कर दिया है और वैक्सीन अप्रूवल के लिए यूके अथॉरिटी के सामने प्रपोजल भेजा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के प्रोडक्शन का काम भी तेजी के साथ कर दिया है ताकि इंडिया में फेज 3 का ट्रायल खत्म होते ही अप्रूवल के साथ ही वैक्सीन को आम जनता के लिए मार्केट में उतारा जा सके। यही वजह है कि कुछ प्रधानमंत्री हौसला अफजाई के लिए पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 28 तारीख को जाएंगे। हो सकता है कि उस दिन कुछ ऐलान भी किए जाए। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है और कहा है कि अलग अलग धर्म या फिर जाति का होने की वजह से किसी को साथ रहने या फिर शादी करने से रोका नहीं जा सकता। लव जिहाद मामले पर दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार, परिवार या फिर किसी व्यक्ति को उनके रिश्ते पर ऐतराज करने और विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि 2 बालिग लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम मानकर ही नहीं देखा जा सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार पर तंज कसते हुए आज फिर से कहा है कि यह सूट बूट की सरकार है और पूंजीपतियों के हितों की सुरक्षित करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्थित तरीके से तथा धीरे धीरे काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार का मकसद सिर्फ पूंजीपतियों के हित साधने और उनके फायदे के लिए काम करना है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करके लिखा है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वह क्रोनोलॉजी समझिए। पहले कुछ बड़ी कंपनियों का कर्ज माफ किया, फिर कंपनियों को बड़े स्तर पर टैक्स में छूट दी। अब इन्हीं कंपनियों द्वारा स्थापित बैंकों में जनता की कमाई सीधे जमा करने की तैयारी कर रही है। सूट बूट की सरकार है।
बाजार में मांग नहीं होने के बाद भी आयरन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के कारण 5 महीने में ही सरिया यानी कि लोहा की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई है। जी हां, 5 माह में सरिया 5,000 रुपए टन महंगा हो गया है। राजधानी में सोमवार को सरिया रिटेल में 48,000 रुपए टन और फैक्ट्री में 44,000 रुपए टन बिक रही है। क्षेत्र से जुड़ी कारोबारियों का कहना है कि इस तेजी के पीछे मुख्य कारण आयरन ओर की कीमतों में बढ़ोतरी है। जहां लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अब तक आयरन ओर की कीमतों में भी करीब 2 गुनी वृद्धि हो गई है। लॉकडाउन के दौरान आयरन ओर 62 रुपए था, जो अभी 11,400 रुपए के करीब हो गई है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखकर एक बार फिर से शारीरिक दूरी, मास्क आदि को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। जी हां, मांगलिक कार्य समेत अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में फिर से पाबंदी लगाई जा रही है। शादी विवाह, तिलक समेत सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में अब संख्या 200 से घटकर फिर से 100 कर दी गई है। यही नहीं, अगर शादी में बैंड बाजा लेकर जाते हैं तो उसमें शामिल लोग भी इसी 100 की संख्या में गिने चुने जाएंगे। जी हां, बिहार के एक डीएम ने बताया कि कुल संख्या मिलाकर 100 ही होनी चाहिए। वर वधु पक्ष के साथ ही बैंड बाजा, रोड लाइट वाले सभी इसमें शामिल है। जी हां, उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। भारतीय रेलवे ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की वजह से पंजाब से होकर जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। जी हां, लेकिन अब यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने पंजाब से होकर जाने वाली 40 ट्रेनों को फिर से चला दी है। भारतीय रेलवे फिलहाल ट्रेनों को अधिकतम 60 किलोमीटर की रफ्तार से ही चलाने का फैसला किया है। रेलवे का मकसद यह है कि बहुत दिनों से जिन ट्रेन पटरियों पर लोग जमा थे, वहां की स्थिति ठीक है या नहीं। अगर ट्रैक बिल्कुल ठीक पाए जाते हैं तो फिर पहले ही जैसी ट्रेन अपनी रफ्तार दौड़ेगी। अन्य राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। जहां सरकार ने सभी डीएम एसपी को प्रदेश में 15 दिनों का विशेष अभियान प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। अभियान के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जहां अभियान के दौरान वाहन चालकों के साथ ही दुकानदारों पर प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी। मंगलवार से मास्क जांच अभियान प्रारंभ कर दी गई है। जहां मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक करके प्रदेश में कोरोना के हालात पर जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के जिलाधिकारी भी शामिल रहे। मुख्य सचिव ने दूसरे राज्यों में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसे हालात उत्पन्न ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाना आवश्यक है। दोस्तों, इसी साल मार्च महीने में कोरोना महामारी के वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। जहां इसके साथ ही सभी गरीब परिवारों को जिनके पास राशन कार्ड है और जिनके पास नहीं है, जहां उन्हें 5 किलो गेहूं चावल प्रति सदस्य और 1 किलो चना अप्रैल से हर महीने मुफ्त दिया जा रहा है। ये मुफ्त अनाज राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के मौजूदा कोटे के अलावा है। जहां कुछ दिन बाद ही पीएम मोदी ने 30 नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया था। इसीलिए अगर आप इस योजना का लाभ अभी तक नहीं लिए हैं तो आपके पास मात्र 5 दिन बच गए हैं। जी हां, आप इन 5 दिनों के अंदर अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम भी शुरू कर दी है। जी हां, राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने पर लाभार्थी को पीडीएस से सस्ता राशन नहीं मिलेगा। जी हां, इसके लिए आपको अपने राशन कार्ड को आधार के साथ जोड़ने के लिए गांव के ई मित्र पटवारी और ग्राम सचिव के पास जा सकते हैं। आप इन सभी से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप खुद ऑनलाइन भी आधार को राशन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। बिहार चुनाव के बाद से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अब हैदराबाद जीएचएमसी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। जी हां, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसका इरादा नफरत पैदा करना है। अब राजनीतिक लड़ाई हैदराबाद और भायनगर के बीच है। जहां ये तय करना आपकी जिम्मेवारी है कि कौन जीतेगा। भाजपा नेताओं को जवाब देना भी हैदराबाद के लोगों का काम है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मतदाता सूची में 30 से 40 हजार रोहिंग्या हैं तो गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? क्या वे सो रहे हैं? ये देखना क्या अमित शाह का काम नहीं है? अमित शाह बताएं कि 30 से 40 हजार रोहिंग्याओं के नाम पर मतदाता सूची कैसे दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके कोरोना की ताजा स्थिति की समीक्षा की है जहां हाल के दिनों में संक्रमण के मामले में तेजी आई है। जहां इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोरोना के मामले कम करने को लेकर 3 तरह के टारगेट दिए हैं। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हिस्सा लिया।
दोस्तों देश में लगातार लव जिहाद के मुद्दे पर बहस चल रही है। एक धड़ा लव जिहाद पर कानून लाने के पक्ष में है तो एक धड़ा इस कानून के खिलाफ खड़ा है। जहां इन सब के बीच मशहूर शायर मुनव्वर राना ने लव जिहाद को लेकर महज जुमला करार दिया है। जहां उन्होंने जुमला करार देते हुए केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद के खिलाफ बनाए जा रहे कानून के तहत गैर धर्म में शादी करने वाले बीजेपी नेताओं उनके परिवार के लोगों के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई की जानी चाहिए। मुनव्वर राना ने सिलसिलेवार ट्वीट करके कहा है कि यूं तो लव जिहाद सिर्फ एक जुमला है जो समाज में नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपने सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।